हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि टोमेटो को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर यानी कि टमाटर की खेती कैसे की जा सकती है ग्रीन हाउस के अंदर, और क्यों ज़रूरी है टोमेटो की खेती को हम ग्रीन हाउस में करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहती है। जब भी हम किसी क्रॉप को, जैसे कि टमाटर जैसी क्रॉप को, जब हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, एक तो हमें क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी टमाटर की। दूसरा, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इस क्रॉप को जिस सीज़न में, इस मेन सीज़न में जिस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसके अलावा भी हम जब हम इस प्रकार की क्रॉप को या फिर टमाटर को ग्रो कर रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में या फिर ग्रीन हाउसेज में, तो हम इस तरह की क्रॉप को भी ले सकते हैं ऑफ सीज़न में। यानी कि दो बार हम इस क्रॉप की खेती कर सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमारी जो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। Then about the next, that is better insect pest and disease management। better insect pest और disease management का मतलब है कि जो टमाटर है, टमाटर में अगर डिजीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया जाए प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में या फिर आपके ग्रीन हाउसेज में, टमाटर को अगर हम किसी भी तरह के जीवाणुओं से या फिर कुछ डिजीज़ से मैनेज कर रहे हैं, तो हम बेटर क्रॉप ले सकते हैं। एक अच्छी क्रॉप की हम संभावना कर सकते हैं कि हमें एक अच्छी क्रॉप मिलेगी टमाटर की। नेक्स्ट हमारा ये है कि हम जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में आपका जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, यानी कि किस तरह की खाद आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी खाद यूज़ कर रहे हैं, और कितना जो इरिगेशन है, पानी कितना यूज़ हो रहा है, तो उस तरह के रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी इनपुट रिसोर्सेज, या फिर हम कितने बीज का यूज़ कर रहे हैं, कितनी नर्सरी हम लगा रहे हैं, उसका हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उसमें इस तरह का जो मैनेजमेंट रहेगी, बेटर रिसोर्सेज को अगर बेटरली मैनेज किया जाएगा तो कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा कि रिड्यूस्ड यूज इन पेस्टिसाइड्स का भी अगर कम से कम उपयोग करेंगे। मान लीजिए अगर हमारी नर्सरी या फिर जो हम जिसे कि हम पौध कहते हैं, पौध अगर हमारी अच्छी से मैनेज होके नर्सरी से अच्छी कंडीशंस में हमारे ग्रीन हाउसेज में जा रही है, तो हमें एक अच्छी क्रॉप टमाटर की देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो एक आम किसान है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं उसको जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा मिलेगा। ये आइडिया जो था, जैसे कि टमाटर का मैं नाम बता दूं कि टमाटर जो है सोलेनम लाइकोपर्सिकन में आता है। पहले इसे लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम का नाम दिया जाता था, यानी कि सोलेनम स्पीशीज का एडिशन हुआ है, क्योंकि बहुत सारी फाइलोजेनेटिक जो रिवीजन है वो इस नाम में हुआ है। तो इसी तरह से टोमेटो के जो नाम में अगर कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैं बता दूं कि टमाटर का जो नाम है, जिसे कि हम बोटेनिकल नेम कहते हैं, वो सोलेनम लाइकोपर्सिकम रहता है। अब हम हाईटेक टोमेटो प्रोडक्शंस में क्या क्या हमारा रहता है। सबसे पहले हाईटेक टोमेटो प्रोडक्शन होता क्या है। हाईटेक टोमेटो प्रोडक्शन यानी कि टमाटर की खेती को जब हम संरक्षित खेती कर रहे हैं टमाटर की, या फिर हम ग्रीन हाउसेज में लगा रहे हैं टमाटर को, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन, यानी कि संरक्षित खेती की जाए टमाटर की। दूसरा आता है ग्रीन हाउस प्रोडक्शन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स यानी कि सॉइललेस मीडिया में जब हम टमाटर की खेती कर रहे हैं, तो वो भी एक हाईटेक टोमेटो प्रोडक्शन का पार्ट रहता है। उसके बाद आता है सॉइललेस मीडिया विद ड्रिप एंड फर्टिगेशन फैसिलिटीज़। जब प्रॉपर ड्रिपर्स और फर्टिगेशन, यानी कि जब वाटर के साथ, पानी के साथ जितने भी प्लांट्स को जो हमारा टमाटर है उसको कितने तरह के उर्वरक उसके लिए ज़रूरी हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो वो हम सॉइललेस मीडिया से भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जो टोमेटो के हाईटेक प्रोडक्शन सिस्टम है वो ये सब चीज़ें कंसिस्ट करता है। फोर्थ वन जो है इम्पॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग टेक्निक। टोमेटो को अब हाईटेक प्रोडक्शन में भी प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय यूजिंग द ग्राफ्टिंग टेक्निक। मैं आगे बताऊंगी कि ग्राफ्टिंग का टेक्निक क्या रहती है। अब अगर वर्ल्ड में ग्रीन हाउस के टोमेटो का एरिया की बात की जाए, तो स्पेन में सबसे ज़्यादा एरिया है टोमेटो की कल्टीवेशन में। यहाँ पे मैं बता दूं कि टोमेटो में स्पेन में सबसे ज़्यादा एरिया है टमाटर के कल्टीवेशन में, जो कि 50,000 एकड़्स के अंदर है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टमाटर की प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल होना।
जो हमारी आर्द्रता है और जो हमारा टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी हम टमाटर के खेती को करेंगे संरक्षित खेती में। तो जो हमारा रात का टेम्परेचर है, रात में जो टेम्परेचर है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है रात का टेम्परेचर। तो इस तरह का टेम्परेचर, अगर रात का टेम्परेचर इतना कम चला जाए तो टमाटर की जो पॉलिनेशन है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि टमाटर में एक आम किसान जो है एक अच्छे से पैदावार नहीं ले सकता अगर टमाटर का जो टेम्परेचर है रात के समय जो ग्रीन हाउस है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट रहता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है ग्रीन हाउस में, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन है या फिर फोटोसिंथेसिस का रेट है या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी फोटोसिंथेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि प्लांट कैसे अपना जो फूड है, फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है, सोर्स से सिंक की रेशो क्या है, वो सारा का सारा जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो के ऊपर। तो मैं बता दूं कि टमाटर की खेती के लिए 350 ppm से लगभग 1000 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का जो ग्रीन हाउसेस हैं उनमें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेंटेनेंस है इस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की वो तभी हो पाएगी अगर लाइट का जो लेवल है लगभग 10,000 से लेके 2500 लक्स तक अगर लाइट जो है जिसे हम रिड्यूसिंग लाइट कहते हैं वो इतना रहेगी। यानी कि फ्लावरिंग के इनिशिएशन के लिए 10,000 तक की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। 10,000 लक्स जिसे कि यूनिट कहा जाता है सोलर लाइट का, तो या फिर आप कह सकते हैं सन एनर्जी का। देन एयर की मूवमेंट कितनी हो रही है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि टमाटर जैसी खेती में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन है, जितने भी बीज है, मधुमक्खियों की एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब हम बाहर टमाटर की खेती कर रहे हैं, यानी कि जब ओपन फील्ड में ले रहे हैं। पर जब हम अंदर जो है यानी कि सुरक्षित एक ऐसे एरिया में टमाटर की खेती को कर रहे हैं जहाँ पर एयर की मूवमेंट बिल्कुल ही कम है, तो वहाँ पे कैसे पॉलिनेशन को, वहाँ पे कैसे फ्रूट सेटिंग को, टमाटर की फ्रूट सेटिंग तक हम पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजीजेज और इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए और न्यूट्रिशन को कैसे मैनेज किया जाए। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे टमाटर की कल्टीवार की कि किस तरह से हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे जाए कि जो टमाटर है उसके लिए बेस्ट है। अगर हम मार्केट की डिमांड को देखें तो उसी तरह के टमाटर को ग्रो किया जाए जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड रहती है या फिर जिसका फ्रूट यूनिफॉर्म रहता है और किसी प्रकार के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो वंचित है। यानी कि किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जब उस तरह के जो आपका टमाटर है उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है तो उस तरह उन कल्टीवार्स के ऊपर, उन वेराइटीज़ के ऊपर हम जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिजीज़ रेजिस्टेंस। डिजीज़ रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो ऐसे टमाटर को ग्रो किया जाए जो कि बीमारियों से लड़ सके, जिसकी क्षमता हो कि वो बीमारियों से, जैसे कि बैक्टीरियल विल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि जनरली हमारे मिड हिल्स में देखी गई है, जैसे कि पालमपुर जैसे एरिया में जो जब ये टमाटर की खेती को हम बाहर करते हैं या फिर इनफैक्ट कई बार अंदर भी इसका प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है। तो इस तरह के डिजीजेस से टमाटर के जो कल्टीवार है जिन्हें हम सेलेक्ट कर रहे हैं संरक्षित खेती के लिए, तो उनका रेजिस्टेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि मोस्ट ऑफ द इनडिटर्मिनेट हाइब्रिड्स रीच 40 फीट एंड प्रोड्यूसेस 10 to 12 मंथ्स क्रॉप। यानी कि हम टमाटर की जो क्रॉप है उसमें किस तरह के हाइब्रिड्स को ले रहे हैं, तो वो हो रहेंगे आपके इनडिटर्मिनेट हाइब्रिड, यानी कि जिसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, यानी कि टर्मिनल पॉइंट पे फ्लावरिंग का होना बंद नहीं होगा। तो वो हर एक तीसरे नोड पे जो आपकी जो बेल है, टमाटर की जो बेल है वो हर एक तीसरे नोड पे फ्लावरिंग या फिर जिसे आप कह सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह के जो कल्टीवार्स हैं वही सेलेक्ट किए जाए टमाटर की खेती के लिए। देन आपका आता है नंबर 1 पे आता है बीफ स्टिक कल्टीवार। बीफ स्टिक कल्टीवार हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो फ्रूट्स रहते हैं वो लार्ज रहते हैं और रेड कलर के फ्रूट होते हैं। जनरली अगर मैंने टोमेटो के जो टमाटर है उसकी खेती के बारे में बताया तो हम इनडिटर्मिनेट तरह की वैरायटी को ही लेंगे टमाटर की, जो कि हम पॉली हाउस में ग्रो कर सकते हैं। तो बीफ स्टिक कल्टीवार जो है रेजिटिंग एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो टमाटर में देखा गया है। तो इस तरह के जो डिजीजेस हैं, इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उससे
जो बीफ स्टिक कल्टीवार है वो लगभग जो है कुछ लेवल तक उसमें टॉलरेंस है, बट समवट कुछ लेवल तक ये ससेप्टेबल है, यानी कि रेजिस्टिंग जो है बीफ स्टिक कल्टीवार, जो टमाटर के बीफ स्टिक कल्टीवार है उनको अफेक्ट कर सकता है। तो बीफ स्टिक कल्टीवार में इंपॉर्टेंट वैरायटी आती है आपकी FA574, FA180 और FA114। देन बीफ स्टिक कल्टीवार इस तरह की यानी कि मल्टी लॉक्यूलर फ्रूट्स रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल लॉक्यूल्स हैं, ये इन्हें आप कहेंगे मल्टीपल लॉक्यूल्स, जो कि एक हार्ट शेप में है। तो ये जो टमाटर के बीफ स्टिक कल्टीवार्स के लॉक्यूल्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉक्यूल्स जो हैं इस कल्टीवार में, बीफ स्टिक कल्टीवार में देखने को पाए जाते हैं। तो इस तरह की वैरायटी को आप बीफ स्टिक टोमेटो कहेंगे। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं जिनका जो स्पेसिफिकेशंस दी गई है, जैसे कि ब्लिट्स जो है स्प्रिंग और विंटर सीजन की क्रॉप है। देन जेलोना की बात की गई है जो कि येलो कलर का बीफ स्टिक कल्टीवार है। बोरंज जैसे कि नाम से क्लियर है ऑरेंज कलर का कल्टीवार है। देन जेरोनिमो जो कि ग्लास हाउस या फिर जैसे कंडीशन में बेटर परफॉर्म करता है। देन मैट्रिक्स, ट्रस्ट एंड टॉमीमेरो मुको। क्लस्टर टोमेटो, अब हम क्लस्टर टोमेटोज़ की बात करें तो क्लस्टर टोमेटोज़ जो हैं इस तरह के टोमेटोज़ रहते हैं जिनमें कि जो है हमारा जो फ्रूट्स हैं वो क्लस्टर्स में ग्रो करेंगे। जैसे कि यूरोपियन मार्केट में अगर इस तरह के कल्टीवार्स की ज़्यादा डिमांड रहती है तो वहाँ पे इस तरह के टोमेटो को जो कि क्लस्टर्स में यानी कि एक बेल में गुच्छे में लगते हैं, तो क्योंकि इनका साइज़ जो है यूनिफॉर्म रहता है और क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो इस तरह के कल्टीवार्स को ही जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में ग्रो किया जाता है प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्लस्टर टोमेटो की मैं बात कर दूं तो इस तरह की वेराइटीज़ हैं ट्रेडाइरो, ट्रिशिया और क्लैरेंस, जो कि हाई यील्डिंग वेराइटी है टोमेटोज़ की और डीप रेड कलर की वेराइटीज़ हैं। तो और इनका जो मेन एस्पेक्ट क्या रहता है कि इसका जो कैलिक्स है, जैसे कि ये बता दूं मैं आपको, ये जो है ये लगभग इसके साथ ही अटैच रहता है जो आपका फ्रूट है, तो इससे फ्रूट के ख़राब होने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम रहती है। देन चेरी टोमेटो में आपके कुछ इस तरह की वेराइटीज़ हैं जैसे कि BR124, HA118, इस तरह की वेराइटीज़ जो है चेरी टोमेटो में रहती हैं, जिनका जो लगभग वेट है, चेरी का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनका वेट जो है लगभग 15 से 20 ग्राम तक ही लाई करता है और बहुत ही स्मॉल साइज़ की रहती है, बहुत छोटे छोटे टोमेटोज़ रहते हैं चेरीज की तरह, चेरी शेप में। और जनरली ये जो वेराइटीज़ हैं वो इजराइल में ज़्यादा पॉपुलर है, चेरी तरह की वेराइटीज़। तो यहाँ पे कुछ चेरी टोमेटोज़ वेराइटीज़ का नाम दिया गया है। ये वेराइटीज़ चेरी टोमेटो की जो वेराइटी है जनरली हम प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो फ्रूट्स की जो फर्मनेस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर वेराइटीज़ उतनी नहीं है जितनी कि जैसे कि बीफ स्टिक और क्लस्टर टाइप की वेराइटीज़ की रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ के नाम बताए गए हैं जो कि चेरी और ग्रेप टोमेटो की वेराइटीज़ में आते हैं, लाइक एम्स्टर्डम, कैमेलिया, सेलो, कॉन्सिटा, डैशर, वेवरिटा एंड गोल्डिटा। मैं क्यों इन वेराइटीज़ के बारे में बता रही हूँ क्योंकि इस तरह की वेराइटीज़ अगर ज़्यादातर देखा जाए तो यही वेराइटीज़ जो हैं वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रो की जाती हैं। अब आता है आपका बिग फ्रूटेड टोमेटोज। बिग फ्रूटेड टोमेटोज़ में जनरली नाम से क्लियर है जिनका जो फ्रूट का वेट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो एवरेज जो फ्रूट वेट है वो लगभग 120 से 160 ग्राम तक रहता है और इजराइल में ये वेराइटीज़ बहुत ही पॉपुलर है। इंडियन कंडीशंस की अगर बात की जाए तो बिग फ्रूटेड वेराइटीज़ में नवीन 2000+, अवतार, NS646, अर्का वर्धान, अर्का विशाल, डेल्फी, एस्टोना एंड शेशियस आती हैं। तो इन तरह की वेराइटीज़ जो है जब इनके फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया जाएगा तो फ्रूट्स को लगभग सिंगली हार्वेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्राइवेट सीड कंपनीज़ हैं जो इन टोमेटोज़ के इस तरह के हाइब्रिड से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी, मैको, सेंचुरी सीड्स, सेमिनिस, संग्रो, ननहाइम्स, नोवरिटास एंड एडवेंटा इंडियन लिमिटेड, अंकुर हाइब्रिड सीड कॉर्पोरेशन, मोन्सेंटो हाइब्रिड सीड, हिंदुस्तान लिवर प्राइवेट लिमिटेड एंड नामधारी सीड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामधारी सीड्स का आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चली है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।
देन नार सीड्स एंड पोचा सीड्स एंड पायोनियर हाइब्रिड सीड्स। तो यहाँ पे कुछ हाइब्रिड्स बताए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के, जो कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जिनको जब ग्रो किया गया तो उनकी जो प्रोडक्शन थी, या फिर आप कह सकते हैं जो एक फार्मर था उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी थी। तो यहाँ पे वेराइटीज़ और यहाँ पे कुछ हाइब्रिड्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि सूर्या, रक्षता, BWT-3 और कुछ अदर प्रोमाइजिंग बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट F1 कॉम्बिनेशन जो बनाए गए थे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांटिंग टाइम, कि कब नॉर्दर्न इंडिया में अगर टोमेटो के इस तरह के क्रॉप को हम प्रोडक्टेड स्ट्रक्चर में ले रहे हैं तो कब इसकी प्लांटिंग की जाएगी। यानी कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसकी जो प्लांटिंग है 1 अगस्त से लेके 2nd वीक ऑफ सितंबर तक पॉली हाउस कंडीशन में प्लांटिंग कर सकते हैं। और प्लांटिंग जो है ये क्रॉप जो है लगभग जून और जुलाई में भी ली जा सकती है अगर कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं, यानी कि ग्रीन हाउसेज वाली कंडीशंस हैं। और ग्रीन हाउसेज में जनरली अप्रैल और मई के मंथ में भी इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में हम 2 तरह की क्रॉप्स ले सकते हैं नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज में। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि अगर हम इस तरह के क्रॉप को ले रहे हैं तो सॉइललेस नर्सरी या फिर नर्सरी को हम कैसे रेज करेंगे। तो नर्सरी को रेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट एक साधारण सा तरीका है कि सॉइललेस नर्सरी को जब हम प्लास्टिक प्रोट्रेज मिलती हैं आपकी जो कि बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे जब हम सॉइललेस मीडिया की बात बता दूँ जिसमें कि कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकोलाइट रहते हैं। ये जो एक कॉम्बिनेशन है कोकोपीट की अगर बात करूँ तो जो हमारा नारियल का जो बुरादा रहता है उससे कुछ ऐसे मटेरियल बनाया गया है, उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग करके कि उससे वो जो एक स्टेराइल मीडिया ऑब्टेन होता है तो वो आपका रहता है कोकोपीट से क्या होता है कि बीमारियां कम से कम आती हैं इस तरह की सॉइल में जब हम इस तरह के क्रॉप में जब हम इसकी जो नर्सरी है, यानी कि जब टमाटर की नर्सरी को हम सॉइललेस मीडिया में रेज कर रहे हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हर एक सीडलिंग का जो साइज़ रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा और सीडलिंग जो है एक सिंगल टाइम पे ही ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं ग्रीन हाउस और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। और लगभग जल्दी से जल्दी इस क्रॉप की जो लगभग 25 से 30 दिनों तक हम प्रो ट्रेज या प्लग ट्रेज में जो भी नर्सरी हमने तैयार की होगी उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ग्रीन हाउस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेल्दी नर्सरी जो कि टोमेटो की ग्रो की गई है सॉइललेस मीडिया में, जैसे कि मैंने बताया जो ऐसा मीडिया जहाँ पे सॉइल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि मिट्टी रहित मीडिया जिसमें कि नर्सरी को रेज किया गया है। तो उस तरह की नर्सरी को अगर हम ग्रीन हाउसेज में या फिर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, जिन्हें कि आप ग्रीन हाउस कह रहे हैं, उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं तो एक अच्छा रिटर्न हम क्रॉप का ले सकते हैं। यहाँ पे प्लांटिंग टोमेटो की बताई गई है रेज्ड बेड के ऊपर 70 बाय 30 सेंटीमीटर के प्लांटिंग डिस्टेंस पे। बॉक्सेस में किस तरह से ट्रांसप्लांटिंग की गई है जिनमें सॉइललेस मीडिया है, यानी कि रॉक वूल के ब्लॉक्स मिलते हैं, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को फीड कराया जाता है रॉक वूल में। तो वहाँ से जो टमाटर है वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स को लेता है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में प्लांट्स के अपवर्ड डायरेक्शन में रूट्स से, जड़ों से पानी जो है तने से होता हुआ जो कि जिस पानी में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो आपके प्लांट्स तक जा रहा है। यहाँ पे आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से फीड कराया जा रहा है जो कि रॉक वुड का सॉल्यूशन, और यहाँ से रूट से होता हुआ उसके यानी कि जड़ों से जो न्यूट्रिएंट्स है वो फ्लोएम वेसल्स जिन्हें कि हम कहते हैं तने से होता हुआ लीव्स तक जा रहा है। यहाँ पे सॉडस्ट में टोमेटो की प्लांटिंग को बताया गया है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो है एक हैंगिंग ट्रे सिस्टम रहता है जिसमें कि जो ग्रोइंग मीडिया है उसी को प्लेस किया जाता है टमाटर की कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे टमाटर की प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाती है। मेजर एडवांटेज यानी कि बेनिफिट क्या है कि हम इस तरह के जो सिस्टम है उसमें दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं जबकि हमारी जो ओल्ड क्रॉप है वो जब तक कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाती। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि जब भी हम प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फ्लावरिंग और इसकी बात कर रहे हैं कि टमाटर में किस तरह से फ्लावरिंग आ रही है, किस तरह से हम टमाटर की क्रॉप को रेगुलेट कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन टोमेटो अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। तो फ्लावर्स जो है नॉर्मली फ्लावर क्लस्टर जो हैं तभी प्रूनिंग की जाएगी, यानी कि प्रूनिंग और ट्रेनिंग क्या है टमाटर में
और हम इसे क्यों ज़रूरी समझते हैं कि प्रूनिंग और ड्रोनिंग को टमाटर में किया जाए जब भी हम क्रॉप को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, नॉर्मली द फ्लावर क्लस्टर आर नॉट प्रून्ड अंटिल 3 to 4 वेल फॉर्म फ्रूट्स अपीयर ऑन दैट क्लस्टर। तो फ्लावर क्लस्टर की प्रूनिंग हम तभी करेंगे जब 3 से 4, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 3 से 4 जब फ्रूट्स यहाँ पे बन गए हैं तभी फ्लावर के क्लस्टर को प्रूनिंग किया जाए। और जितने भी अब नॉर्मल फ्लावर्स हैं, जो आपको लग रहा है कि जो फ्लावर जो है इक्वल साइज़ का नहीं है या फिर इतना फैसिनेटिंग नहीं लग रहा जो कि अच्छा फ्रूट प्रोड्यूस करे, तो उस फ्लावर को भी हम रिमूव कर सकते हैं, जिसे कि हम फ्लावर प्रूनिंग का नाम देते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो फ्लावर प्रूनिंग की वजह से जो फ्रूट है, फ्रूट में एक कैट फेस्ड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है। जब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो इस तरह का डिसऑर्डर आने की कम संभावना रहती है। अब हम जो टमाटर है उसमें किस तरह से टर्मिनल पॉइंट्स पे जो है हम प्रूनिंग के कंसेप्ट को कैरी आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैंने बताया कि आपको फ्लावर की प्रूनिंग कैसे की जाएगी। अब मैं बताऊंगी कि टर्मिनल पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका फ्लावर क्लस्टर है, इस पॉइंट पे फ्लावर क्लस्टर है और यहाँ से ऊपर यहाँ पे जो है लीफ है। तो हम क्या करेंगे कि लगभग 45 दिन पहले हम टर्मिनेट कर देंगे जो टमाटर की क्रॉप है, ताकि वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो सके। यानी कि यहाँ से हम टर्मिनल ग्रोइंग पॉइंट से जो कि टॉप पे है उसको ही रिमूव कर देंगे, ताकि टमाटर जो है कॉन्टिन्यूसली ग्रो ना हो सके। और हम यहाँ क्या करेंगे, लगभग 2 से 3 लीव्स को रिटेन करके रखेंगे, ताकि और जो फ्रूट्स हैं उन्हें फीड किया जा सके। यानी कि जब हम 2 से 3 लीव्स को रख रहे हैं टर्मिनल पॉइंट के ऊपर, तो होगा क्या कि प्लांट्स जो है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करेगा। और जब गर्मियों का टाइम होगा, यानी कि जब ग्रीन हाउस में ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो जो लीव्स हैं वो शेडिंग इफ़ेक्ट भी प्रोवाइड करेंगे फ्रूट्स को, ताकि वो प्रॉपरली ग्रो कर सकें। क्योंकि एस्टिमेट ये किया गया है कि लगभग 1 से 1.5 लीटर तक के पानी की कंजप्शन जो है वो रहती है टेम्परेचर के वजह से ग्रीन हाउस में। तो इस तरह से टर्मिनल पॉइंट की और कब और कितने स्टेजेस पे, किस स्टेज पे टर्मिनल पॉइंट को रिमूव किया जाए, तो ये प्रूनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो क्यों हम जो है ये रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो टमाटर है, टमाटर में जनरली अगर मेल ऑर्गन्स की बात की जाए तो 5 एंथर्स रहते हैं जो कि अटैच रहते हैं एक कोन लाइक स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये पोर्शन है, ये स्टिग्मा है, और येलो कलर का जो ये है, ये आपके एंथर्स हैं। ठीक है, ये एंथर्स जो हैं वो एक कोन तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि वो स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके साथ अटैच में रहें। तो जब मैच्योरिटी होगी तो एंथर जो है येलो कलर का हो जाएगा, और फ्लावर जो है, जो यहाँ पे स्टिग्मा है, वो रिसेप्टिव हो जाएगा पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलिनेशन को का कंसेप्ट समझ सकते हैं कि पॉलिनेशन कैसे टमाटर के फ्लावर में की जाती है। तो पॉलन जो है तब तक रिलीज़ नहीं होंगे जब तक जो यहाँ पे जो मान लीजिए हमारे एंथर्स है, एंथर्स में जो पॉलन्स हैं वो तब तक रिलीज़ नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पे एक गुड क्वालिटी का एरेशन नहीं होगी, यानी कि कोई वाइब्रेशन नहीं होगी जब तक इस प्लांट में। तो बहुत ही इम्पॉसिबल रहेगा कि फ्रूट सेटिंग जो है वो रहेगी। तो ये टमाटर के पॉलिनेशन साइकिल को मेंशन किया गया है। अब अगर बाहर हम टमाटर की खेती को कर रहे हैं तो नेचुरली जो हवा रहती है वो प्रेजेंट रहती है, बट अगर हम अंदर इसकी क्रॉप को कर रहे हैं तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि क्रॉप को लगाना इजी है किसी भी प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, बट अगर उसके कई बार होता क्या है कि कोई भी जो फार्मर है वो उसको इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है कि वो एक अच्छी क्रॉप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसे पॉलिनेशन का इतना नॉलेज नहीं है। यानी कि जब बाहर क्रॉप ले रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, पर अंदर जब क्रॉप ली जा रही है तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। क्योंकि जब भी अंदर क्रॉप की बात की जा रही है तो वहाँ पे जो हवा की एक्टिविटी है या फिर किसी अदर इंसेक्ट की एक्टिविटी है तो वो बहुत ही कम है। तो अगर अंदर अच्छी तरह से क्रॉप को, हमने अच्छे फ्रूट्स को लेना है तो बैटरी ऑपरेटेड वाइब्रेटर्स, एयर ब्लोअर्स और बम्बल बीज से हम इस एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकते हैं।
यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलन जो हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलन्स जो हैं वो स्टिग्मा के सरफेस पे ऊपर अटैच रहें, तभी एक इफेक्टिव पॉलिनेशन का प्रोसेस कैरी होगा। यानी कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फ्रूट डेवलपमेंट से डायरेक्टली डील कर रहा है, फ्रूट डेवलपमेंट से, कि फ्रूट की प्रोडक्शन के लिए। अब अगर ये एक्टिविटी नहीं हो रही है या फिर हम वाइब्रेशन नहीं कर रहे हैं फ्लावर्स की, या फ्लावर वाइब्रेशन का मतलब है फ्लावर को नहीं हिला पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जिन्हें आप कह सकते हैं ऐसे वाइब्रेटर्स हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हैं हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का रहता है बैटरी ऑपरेटेड वाइब्रेटर। यहाँ पे ये जो कल्टीवेटर है ये क्या कर रहा है कि बैटरी ऑपरेटर वाइब्रेटर से इसे हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है इसके फ्लावर्स को, तो जिसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे वाइब्रेट करेगा क्योंकि बैटरी से ऑपरेटेड है। तो फ्लावर्स जो हैं जब वाइब्रेट करेंगे तो पॉलिनेशन जो है इफ़ेक्टिव होगी, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पॉलन्स हैं वो स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, और पॉलिनेशन जो है एक इफेक्टिव पॉलिनेशन, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं एक अच्छे फ्रूट्स के डेवलपमेंट की होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए कि जो क्लस्टर है यानी कि जो स्टेम है उसको पकड़ के, ना कि फ्लावर्स को पकड़ के, तो उसे एक बैटरी ऑपरेटेड जो वाइब्रेटर रहता है उसके साथ शेक किया जाए लगभग 30 मिनट्स के लिए 3 टाइम, हफ्ते में 3 बार। अगर इस तरह के पॉलिनेटर्स का, इस तरह के बैटरी ऑपरेटेड वाइब्रेटर्स का यूज़ किया जा रहा है तो लगभग 700 प्लांट्स को एक ग्रीन हाउस में हम पॉलिनेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव मेथड है और गारंटेड मेथड है कि इससे मैक्सिमम फ्रूट साइज़ जो है बनेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है एक अच्छी क्रॉप नहीं ले पा रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जब हमें इस तरह का चीज़ों का नहीं पता, क्योंकि हवा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फ्लावर की जो टमाटर है उसमें पॉलिनेशन के लिए, यानी कि फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर ब्लोअर्स। तो ये कुछ इस तरह का रहता है एयर ब्लोअर्स, जो कि हफ्ते में 3 बार लगभग यूज़ कर सकते हैं, और पॉलिनेशन का इफ़ेक्टिव वे है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर जो हैं बैटरी से ऑपरेटेड रहते हैं, और इसमें जो है फ्रूट्स की सेटिंग, फ्रूट का साइज़ और फ्रूट का वेट जिसे आप कह सकते हैं वो लगभग कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू द जो आप बैटरी ऑपरेटेड जो वाइब्रेटर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। देन बम्बल बी की एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस में, क्योंकि लगभग ये हमारे टाइम को सेव करता है। ठीक है, अगर हम बैटरी ऑपरेटेड वाइब्रेटर या फिर एयर ब्लोअर्स का यूज़ करें, बट हमें मैनुअली उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व या फिर एंगेज रहना पड़ेगा। बट अगर हम बम्बल बीज को, जैसे कि बीज के हाइव हैं, यहाँ पे अगर इनको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में अंदर अगर हम बम्बल बी के हाइव को रख रहे हैं तो होगा क्योंकि एक इफेक्टिव पॉलिनेशन कैरी आउट होगी, यानी कि बम्बल बी हर एक फ्लावर के ऊपर विजिट करेगा, उसको वाइब्रेट करेगा और वहाँ से पॉलन कलेक्ट करेगा, और दूसरा जो फ्लावर होगा उसके, यानी कि उसके जो स्टिग्मा रहेगा, जैसे कि मैंने फीमेल पार्ट कहा था, उसके ऊपर उस पॉलन को शावर कर देगा, उस पॉलन को स्टिक कर देगा। तो एक इफेक्टिव और गुड पॉलिनेशन जैसे कि आप कह सकते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो इससे जब हमने रिजल्ट्स में देखा तो जो बम्बल बीज की एक्टिविटी थी वो बहुत ही सूटेबल थी, बहुत ही बेनिफिशियल थी एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स, क्योंकि जो आप यहाँ फ्रूट्स का साइज़ दे सकते हैं तो वो एक इफ़ेक्टिव साइज़ है फ्रूट्स का। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट स्टेप है पॉलिनेशन के बाद ट्रेनिंग का। सबसे पहले मैंने प्रूनिंग की बात कही थी, तो हम ट्रेनिंग टमाटर को लगभग 1 या 2 स्टेम के ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ली स्टेज में हम क्या करेंगे कि जो शूट्स हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। जो मान लीजिए ये टमाटर का प्लांट है, तो यहाँ से जो शूट्स डेवलप हुई अर्ली स्टेजेस में उन्हें हम निकाल देंगे, यानी कि उन्हें हम कट कर देंगे, और फिर उसके बाद कुछ एक लेंथ के ऊपर जब टमाटर जो है 2 प्लांट्स में, यानी कि 2 वाइन्स में जब रहेगा, 2 शूट्स जब आएंगे तब हम प्लांट्स को उसके जो टमाटर का जो प्लांट है उसे प्लास्टिक के साथ ट्विनिंग करेंगे, प्लास्टिक वायर के साथ उसको बांधेंगे, और यहाँ पे एक रोप रहेगी,
और इसको हम जो है इसके ग्रोइंग टिप तक बांधेंगे। यहाँ पे इसका जो ग्रोइंग टिप रहेगा वहाँ तक हम इसकी जो रस्सी के साथ इसको टाइट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे इस तरह के हम ट्रेनिंग का जो कंसेप्ट है वो कैरी आउट करते रहेंगे। और अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग या इफेक्टिव ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम अच्छी क्रॉप ले सकते हैं, लगभग 10 से 11 महीनों तक की वो क्रॉप रहेगी। प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, जब मैंने 2 स्टेम में ट्रेनिंग की है, दो 2 स्टेम पे, तो ये जो बीच का जो एरिया है पौधे को ग्रो करने के लिए, यहाँ पे काफ़ी, या फिर आप कह सकते हैं कि इनफ एयर है, जिसकी वजह से डिजीज़ का या फिर कुछ अदर तरह के जो इंसेक्ट्स हैं उनके होने की जो संभावना रहती है वो बहुत ही कम रहती है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली टोमेटो की जो हैबिट है वो इनडिटर्मिनेट हैबिट की, जैसे कि मैंने बताया कि इनडिटर्मिनेट वेराइटीज़ को ही हम टमाटर की ग्रीन हाउस में ले रहे हैं। तो एक फ्रूट की ग्रोथ हैबिट, फ्रूट के जो बियरिंग पैटर्न है, फ्रूट का जो पैदा होने की जो क्षमता है वो ज़्यादा रहती है जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो एक लंबे टाइम तक ग्रो करेंगे। और लगभग हम जो ट्रेनिंग है 1st to 4th क्लस्टर के ऊपर ही करते हैं ब्रांच की। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीड यील्ड के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे टमाटर में ट्रेनिंग की जा रही है। लगभग 2.5 मीटर की हाइट जब टमाटर की अचीव हो जाएगी वहाँ तक ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे ही टमाटर ग्रो कर लगेगा उसे एक रैप कर देंगे, या फिर जिसे आप कह सकते हैं जैसे कि जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट का साइज जो है वो प्रॉपर बने। उसके बाद जो भी हमारी लीव्स रहेंगी, यानी कि टर्मिनल पॉइंट पे जो फ्लावर क्लस्टर रहेगा जहाँ पे फ्रूट्स बियर होंगे, तो वहाँ पे हम लगभग 2 से 3 ही लीव्स को रखेंगे और बाकी लीव्स को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, ताकि जो भी मैच्योर लीव होंगी उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि जो लीव्स हैं वो प्रॉपर शेडिंग देंगी किसी भी प्लांट्स को। यहाँ देख सकते हैं आप 2 लीव्स को रिटेन किया गया है फ्लावर क्लस्टर या फिर जहाँ पे फ्रूट्स बने हुए हैं। तो इससे जो है प्रॉपर एयर की मूवमेंट रहेगी, प्रॉपर फूड मटेरियल जो होगा वो प्रॉपरली मिलेगा। देन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की जो प्रूनिंग करना है वो ऑप्शनल है। अगर हमें एक अच्छा फ्रूट लेना है या फिर एक अच्छे साइज़ का फ्रूट लेना है तो हो सकता है कि अगर एक ही क्लस्टर में 5 to 6 फ्रूट्स हैं तो हम 3 फ्रूट्स को रिटेन कर सकते हैं, 3 से 4 फ्रूट्स को एक क्लस्टर में। बाकी जो एबनॉर्मल फ्लावर्स रहेंगे या फ्रूट्स रहेंगे उन्हें हम रिटेन कर देंगे। किस तरह से ग्रोइंग पॉइंट पे फ्लावरिंग के टाइम जो है टमाटर में प्रूनिंग की गई है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरली जब समर सीज़न की क्रॉप की बात करेंगे तो हम ग्रोइंग पॉइंट को या फिर मेन स्टेम को रिमूव नहीं करेंगे। तो लगभग ये जो स्टेप है फ्लावर क्लस्टर की प्रूनिंग का, ये 45 दिनों के बाद करते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की स्टेकिंग को बताया गया है कि कैसे हम हैं या जिन्हें आप क्लिप्स कहते हैं उन्हें मेन स्टेम के अराउंड रखेंगे। प्रूनिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूनिंग से प्लांट्स की टर्जिडिटी रहती है और मेन प्रूनिंग का कंसेप्ट है कि उसमें जो है जब जिस प्लांट्स में प्रॉपर प्रूनिंग की जाएगी वहाँ पे इंसेक्ट्स, पेस्ट और डिजीज़ की प्रॉब्लम बहुत ही कम रहती है। तो यहाँ पे नेटवर्क बताया गया है कि किस तरह से ओवरहेडेड वायर से प्लांट्स को प्रॉपर ट्रेन किया गया है। ये क्लिप्स हैं और ये वायर्स हैं, ट्विनिंग वायर्स हैं। फ्लावरिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो
इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट रोल रहता है किसी भी फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए। तो पॉलिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले बात की थी कि बम्बल बी का तीनों ऑपरेशन से कल्टीवेशन के लिए जो फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है उसके लिए। देन क्लस्टर की थिनिंग हम कैसे करते हैं। टोमेटो का प्लांट जनरली 10 फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है एक क्लस्टर में। तो गुड पॉलिनेशन कंडीशन में लगभग हम 6 से 8 ही फ्लावर्स को रिटेन रखेंगे, क्योंकि अगर हमें लार्ज साइज़ के फ्रूट्स चाहिए तो उसके लिए यही होता है कि अगर किसी टमाटर के पौधे में 10 फ्लावर्स आ रहे हैं या 10 फ्लावर्स रह रहे हैं एक क्लस्टर में, तो वहाँ पे आप रिटेन करिए लगभग 8 से या फिर 6 से 8 फ्लावर्स या फिर 8 से 9 फ्लावर्स, बट 6 से 8 जो है वो एवरेज है, क्योंकि इसमें अच्छे फ्रूट्स के सेटिंग होने की डेवलपमेंट या फिर अच्छे फ्रूट का डेवलपमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसे हम क्लस्टर थिनिंग का नाम देते हैं। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी हम टोमेटो न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर की सप्लाई जब हम न्यूट्रिएंट्स के साथ कर रहे हैं तो किसी भी ग्रोइंग पीरियड में, तो किस तरह से हम फर्टिगेशन को कैरी आउट कर रहे हैं, यानी कि ड्रिप इरिगेशन से हम फर्टिगेशन को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है और नाइट्रोजन की जो जनरली बेसिक नीड्स है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रहती है। और यहाँ पे बताया गया है NPK पर हेक्टेयर कितना जो है F1 हाइब्रिड के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम इसे स्प्लिट डोजेस में देंगे, यानी कि ये आपका फर्टिगेशन का रेट बताया गया है और ये किस इंटरवल में फर्टिगेशन करनी है, किस किस मंथ में। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव फर्टिगेशन, अगर हम इफ़ेक्टिव फर्टिगेशन कैरी आउट कर रहे हैं तो अगर हम कैल्शियम को प्रॉपरली प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ब्लॉसम एंड रॉट जैसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के होने की जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में ब्लॉसम एंड रॉट जो है वो क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन बताई गई है ग्रीन हाउस टोमेटो में, जो डिफरेंट स्टेजेस पे, क्रॉप ग्रोथ के स्टेजेस पे, जैसे कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम। तो ट्रांसप्लांटिंग टू फर्स्ट क्लस्टर तक कब कितनी डोज किस किस न्यूट्रिएंट्स की रहनी चाहिए। देन फर्स्ट क्लस्टर टू सेकंड क्लस्टर, देर आफ्टर सेकंड टू थर्ड क्लस्टर एंड थर्ड टू फिफ्थ क्लस्टर एंड फिफ्थ अप टू द टर्मिनेशन स्टेज। तो इन स्टेजेस पे कितना जो रेशो रहती है वो न्यूट्रिएंट्स की होनी चाहिए ड्यूरिंग द फर्टिगेशन स्टेप। तो यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिगेशन सिस्टम प्रॉपरली इक्विप्ड किया गया है। इन जो ये बड़ी बकेट्स हैं या फिर इनमें यहाँ पर जो है फर्टिगेशन की जा रही है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया गया है एक प्रॉपर रेशो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब टमाटर में फर्टिगेशन की गई है तो कितना अच्छी क्रॉप देखने को पाई जा सकती है। और प्रॉपर फर्टिगेशंस के कुछ रिजल्ट्स हैं, लाइक जो शेप है वो आप यहाँ देख सकते हैं। हर एक क्लस्टर में जो फ्रूट्स की शेप है वो यूनिफॉर्म है। देन सबसे पहले मैंने बताया था कि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टमाटर में जब हम इसको ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट कर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि कूलिंग, हीटिंग और वेंटिलेशन भी उसी तरह से जो है टमाटर के फ्रूट सेटिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि 16 से करेंगे सितंबर टू अक्टूबर एंड अप्रैल टू जून, एंड देन हीटिंग करेंगे ग्रीन हाउस की 15 दिसंबर से जनवरी तक, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है। और वेंटिलेशन के लिए जो साइड वेंट्स हैं उनको प्रॉपरली क्लोज और ओपन करेंगे जिस अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग कंडीशंस और ग्रोइंग टेम्परेचर एंड ग्रोइंग सीजन।
यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग का प्रोसेस बताया गया है। कूलिंग, ये फैन पैड सिस्टम्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ये हीटर्स हैं। हीटर्स जो हैं कैसे हीटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ हीटर्स के थ्रू हीटिंग की जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रॉप को ग्रोथ और उसके रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि फ्रूट की प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करती है कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के ऊपर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन करते हैं या फिर आप मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कंसंट्रेशन को मेज़र किया जा सकता है और उसी के अकॉर्डिंगली कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब हाइड्रोपोनिक्स में टमाटो की प्रोडक्शन को बताया गया है सॉइललेस, यानी कि जब हम टमाटर के प्लांट्स को एक अनक्लोज स्ट्रक्चर में ग्रो कर रहे हैं, बट उस स्ट्रक्चर में मिट्टी के अलावा जो है, यानी कि मिट्टी का जो कोई रोल नहीं रहेगा, सॉइल किसी भी प्रकार की सॉइल का रोल नहीं रहेगा, वहाँ पे इस तरह के न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस का या फिर आप कह सकते हैं वाटर का ही यूज़ किया जाएगा, जिसमें वाटर में न्यूट्रिएंट्स को मिक्स किया जाएगा। बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं जिन्हें कि हम हाइड्रोपोनिक्स के अंडर रखते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। यहाँ पे बताया गया है टोमेटो को किस तरह से कल्टीवेट किया जा रहा है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के अंदर। देन ट्रफ सिस्टम के अंदर टोमेटो की कल्टीवेशन, ये एक तरह से आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स कर रहा है। देन ग्राफ्टिंग ऑफ टोमेटो प्लांट्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफ्टिंग का कंसेप्ट इसलिए रहता है क्योंकि क्या होता है कि सॉइल से बहुत सारे डिजीज़ेस प्रोलिफरेट हो सकती हैं और वो डिजीज़ेस जो हैं हर एक सॉइल में उसी तरह से रहेगी, यानी कि निमाटोड्स की जो प्रॉब्लम है या किसी अदर डिजीज़ेस की प्रॉब्लम है या फिर सॉइल से पैदा होने वाले कुछ ऐसे रोग हैं या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल आप कहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही कम है टमाटर की। तो इससे इस तरह के क्रॉप्स को अगर हमें सेव करना है तो टमाटर में ग्राफ्टिंग की जा सकती है। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसा कंसेप्ट रहता है जिसमें रेजिस्टेंट रूट स्टॉक, रेजिस्टेंट का मतलब है कि इस तरह का जैसे कि आप निमाटोड की प्रॉब्लम कह रहे हैं, तो निमाटोड की जो प्रॉब्लम है वो उस रूट स्टॉक में नहीं होगी। तो उस रूट स्टॉक के ऊपर आप मेन जो आपका जो क्रॉप है यानी कि मेन सायोन है उसे उसके कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके कैम्बियम के साथ उसको फिक्स करेंगे प्रॉपरली, तो उस तरह से टोमेटो के प्लांट्स में डिजीज़ के कंसेप्ट को कम किया जा सकता है। यहाँ पे टोमेटो का रूट स्टॉक बताया गया है कि कैसे क्राफ्टिंग की गई है कि ये जो रूट स्टॉक है ये रेजिस्टेंस है वेरियस डिजीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो सायोन है, जो डिज़ायरेबल प्लांट है, उसे ग्रो किया जा रहा है। तो एक क्राफ्ट यूनियन बन रही है, दोनों का कैम्बियम जब यहाँ पे यूनाइट हो रहा है तो इस तरह से भी हम टोमेटो के ग्राफ्टेड प्लांट्स को भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड बताया गया है ग्राफ्टिंग का, जैसे कि ये जो रूट स्टॉक है इसे कैसे सायोन्स में इंट्रोड्यूस पे आप देख सकते हैं ग्राफ्टेड प्लांट्स वो प्रॉपरली यूनाइट रहे। एसेप्टिक कंडीशंस यानी कि ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाएगी प्लांट्स को जिनमें बीमारियों के होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। और एक हेल्दी ग्राफ्टेड टोमेटो का प्लांट आप देख सकते हैं। देन द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ राइप टोमेटो फ्रूट्स पर 100 ग्राम ऑफ फ्रेश टिश्यूज़। तो यहाँ पे बताया गया है कि न्यूट्रिएंट्स की कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं या फिर वाइटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं टोमेटो के फ्रूट में जो कि 100 ग्राम का फ्रेश फ्रूट है उसमें कितने परसेंटेज या फिर कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन ए और विटामिन सी में बहुत ज़्यादा है एज रिच फूड है ये टोमेटो का फ्रूट। देन प्लांट प्रोटेक्शन में आपका बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि आपको प्लांट्स को सेव करना है एक इंसेक्ट्स से या फिर डिजीज़ से, पेस्ट से। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, प्रोटेक्शन मेजर्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं
जैसे कि अगर हेल्दी नर्सरी को ही ट्रांसप्लांट किया जाए। दूसरा, येलो स्टिकी ट्रैप्स को या फिर फेरोमोन ट्रैप्स जिन्हें आप कह सकते हैं, उन्हें इंस्टॉल किया जाए एक ग्रीन हाउस के अंदर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्रीन हाउस में देखने को पाई गई हैं, जिन्हें क्या फंगस से ये डिजीज़ हो रही हैं। तो इन डिजीज़ से कैसे डैमेज हो रहा है क्रॉप को और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी टोमेटो ग्रोअर के लिए जानना। जैसे कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे ब्राउन कलर के तो अगर हम कॉपर का स्प्रे कर रहे हैं या फिर वाटरिंग को अवॉइड कर रहे हैं लीव्स के ऊपर, और तीसरा रेजिस्टेंट कल्टीवार्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की बीमारियों से हम बचा सकते हैं अपनी क्रॉप को। देन फ्यूजेरियम विल्ट जो है, इसमें वेन्स की जो टोमेटो की जो वेन्स रहती हैं वो क्लियर वेन्स हो जाएंगी। जैसे कि ये टोमेटो की वेन है, मेन स्टेम है, और जो लीव्स हैं, लीव्स के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाएंगे। तो इसके लिए सॉइललेस मीडिया ही यूज़ कर सकते हैं अगर इस तरह की बीमारियों से टमाटर को बचाना है। देन ग्रे मोल्ड बोट्राइटिस सिनेरिया की वजह से रहता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के ऊपर जनरली ये जो डिजीज़ है ये देखने को और स्टेम है, स्टेम के ऊपर इस तरह की ग्रे कलर की वेलवेट रिड्यूस करके रखना है, लाइक बिलो 85%। देन पाउडरी मिल्ड्यू से क्या रहता है, लीव्स के ऊपर इरेगुलर स्पॉट्स रहते हैं और पाउडर लाइक, जैसे कि आपका लीफ है, लीफ के ऊपर जो है यहाँ पे पाउडरी ग्रोथ देखने को, पैचेस में पाउडर तरह की ग्रोथ देखने को, एक पाउडर की तरह ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो लीव्स जो हैं क्लोरेटिक हो जाएंगी, या फिर उनमें आप कह सकते हैं पीले पत्ते पड़ जाएंगे। देन कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि एफिड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई गई है अंदर जब हम टोमेटो की क्रॉप को ग्रीन हाउस के अंदर जब ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लावर्स जो इंसेक्ट की वजह से जो है वो सैप, यानी कि जो उसका जो फूड मटेरियल है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ इस तरह का कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइडल सोप जो कि बेनिफिशियल है, फ्रूट वॉर्म्स जो फीड करेगा, यानी कि पत्तों के ऊपर, फूल के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर। वाइट फ्लाई जो है वो एक, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वाइट फ्लाई का जो सिम्टम्स हैं वो हनी की तरह रहेंगे, हनी ड्यूज की तरह रहेंगे और एक छोटे मोल्ड की अपीयरेंस देंगे। तो इस तरह के इंसेक्ट्स से और इंसेक्टिसाइडल स्प्रे का, या फिर आप कह सकते हैं येलो स्टिकी ट्रैप्स को लगा सकते हैं। देन येलोइंग ऑफ लीफ जैसे वो मैग्नीशियम की वजह से भी हो सकता है। तो अगर जो फ्लावरिंग या फिर जो आपके जो लीव्स हैं वो पीले पड़ रहे हैं, पत्ते जब पीले पड़ रहे हैं, तो इनका मेन कारण क्या क्या है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट में मैंने बताया, मतलब जो आपकी क्रॉप रहेगी वो बहुत लंबे टाइम तक प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। तो शेडिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है प्रॉपर एयर सर्कुलेशन से, और जब नाइट्रोजन और पोटाशियम की डेफिशिएंसी होगी उसको फर्टिगेशन में प्रॉपरली इनके जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना के उसको भी पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। देन ये ब्लॉसम एंड रॉट है जो कि टमाटर में बहुत ज़्यादा देखने को पाई गई है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इससे बचने के लिए, अगर टमाटर को इस डिसऑर्डर से बचाना है, तो इसके लिए कैल्शियम का स्प्रे बहुत बताया गया कि कैलिब्रेट कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की वजह से है या कि फंगस की वजह से। यहाँ पे अल्टरनेरिया की वजह से स्पॉट्स बताए गए हैं।
अगर इस तरह की बीमारी देखने को पाई जा रही है तो आप टमाटर को कैसे क्रॉप से उस टमाटर की क्रॉप को कैसे उस बीमारी से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेरिया के कुछ टमाटर में स्पॉट्स देखने को पाए गए हैं इसके फ्रूट्स के ऊपर। देन पाउडरी मिल्ड्यू, जैसे कि मैंने बताया पाउडरी पैचेस देखने को मिलेंगे लीव्स के ऊपर। वाइट फ्लाई का कुछ इस तरह से अटैक रहेगा कि हनी ड्यू की तरह कुछ सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे एग्स हैं जो ऐसा लगेगा कि हनी ड्यू है। कल्टीवेशन टमाटर की, यानी कि टमाटर की कैसे खेती की जाए प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग की जा सकती है टमाटर की, या फिर आप कह सकते हैं टमाटर की प्रूनिंग की जा सकती है। को इस तरह के जब हम सिस्टम में ग्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी हम ले पा रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हमें कैसे टमाटर को जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है यानी कि जो ग्रीन हाउस में आने वाली बीमारियां हैं उससे कैसे बचाया जा सके। तो इसके लिए इस तरह की जो इंसेक्ट हैं, डिजीज़ हैं, इनकी नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो तभी हम एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी तो प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का मतलब यही था जब हमने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे कि ग्रीन हाउस, नेट हाउस या फिर टनल्स कह सकते हैं, उसमें क्रॉप को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि बाहर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो सही नहीं थी, यानी कि बाहर सीजन यानी कि लंबे टाइम तक टमाटर को ग्रो किया और इससे हमें क्वालिटी अच्छी मिली, पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी कम से कम हुआ और फूड को, या फिर आप कह सकते हैं फूड की सेफ्टी हुई, अच्छी क्वालिटी का फूड मटेरियल प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से हम टमाटर को जो है उसको एक पॉपुलर कर सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। और गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ग्रीन हाउस डेवलपमेंट्स के, यानी कि सब्सिडीज़ के ऊपर ग्रीन हाउस को बनाया जा सकता है। तो एक रिसर्च ताकि डिजीज अंदर तो लगभग 15% जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड टोमेटो प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज हुआ है। और इंडियन कंडीशन की अगर बात करें तो लगभग 30% एरिया जो है वो भी कम हो रहे हैं और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें ज़्यादा मिल रही हैं। So thank you everyone. With this lecture, I have completed about the protected cultivation of tomato under the greenhouses, polytunnels, net houses or shade net houses.